बेटा आज की रिवीजन क्लास में हम रेसिडेंशियल स्टेटस का रिवीजन करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मगर पिछले कुछ वर्षों में इसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आए। इसमें हमारा जो सादा समय लगेगा इसके कॉन्सेप्ट रिवीजन में नहीं लगेगा। इसमें सबसे ज्यादा समय जो हमारा लगेगा वो लगेगा इसके क्वेश्चन आंसर में। अब तक हम बेसिक की रिवीजन क्लास कर चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी हो चुका है, ठीक है। अब हम रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर 5-6 है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे ये डिटरमाइन होता है कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं। जब आप आगे कोर्स में जाएंगे तो बार बार आएगा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। अब ये होता क्या है, क्या ये भारतीय नागरिक को कहते हैं? तो जवाब है नहीं। देखिए 3 तरह के पर्सन होते हैं। नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारतीय नागरिक है, जिसके पास भारत में वोट डालने का अधिकार है, भारत का पासपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पासपोर्ट उसको मिला है, वो होता है भारतीय नागरिक। उसका इनकम टैक्स में कोई रेलिवेंस नहीं है। दूसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का निवासी, वो व्यक्ति जिसके मम्मी पापा में से कोई या दादा दादी नाना नानी में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है। तीसरा है रेसिडेंट। इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। बड़ा सिंपल है, जो आपका प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 26 तक, इस ईयर में अगर पूरे वर्ष में आप टोटल मिलाकर 182 डेज या उससे ज्यादा रह लेते हैं, ठीक है, पूरे वर्ष में टोटल मिलाकर एग्रीगेट, तो आप रेसिडेंट हैं। ये सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 की 2 बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन है। ही हैज बीन इंडिया ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर 4 डे टोटल, एक साथ नहीं, टोटल। आ गए चले गए, आ गए चले गए, इंडिया में आते भी चले भी जाते, जैसे विराट कोहली, शाहरुख खान, ये आधे दिन इंडिया में रहते हैं, आधे दिन इंडिया से बाहर पूरे वर्ष के। अगर ये 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह लेते हैं तो ये रेसिडेंट इन इंडिया हैं। अगर ये 182 दिन नहीं रहते तो एक कंडीशन और है जो चेक की जा सकती है, वो है कि प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन और प्रीवियस ईयर से जो पहले वाले 4 वर्ष हैं, 25-26 से पहले वाले 4 वर्ष हैं, 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22, इन 4 वर्षों में अगर एग्रीगेट मिला के आप 365 डेज या उससे ज्यादा रहते हैं और प्रीवियस ईयर में 60, तो आप रेसिडेंट हो जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यही हमने यहाँ समझाया है कि प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा रहें और प्रीवियस ईयर में या फिर 60 या उससे ज्यादा और उससे पहले वाले 4 वर्षों में टोटल मिला के 365 दिन आप रह लें, तो आप रेसिडेंट हो गए। 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है रेसिडेंट बनने के लिए। उसके बाद आता है एडिशनल कंडीशन। रेसिडेंट को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है? एडिशनल कंडीशंस। अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है जो बेसिक कंडीशन में से 2 में से एक पूरी कर चुका है, तो उसको हम चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब बनता है जब सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 में दी गई दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दोनों। और याद रखना, जब भी आप एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे तो प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे, प्रीवियस ईयर से जो पहले वाले ईयर है उनको चेक करेंगे। जैसे आपका प्रीवियस ईयर है 25-26, इसमें इसको नहीं देखेंगे। इससे पहले वाला जो वर्ष है 24-25, उसमें चेक करो कि आप रेसिडेंट हैं या नहीं है। हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब उससे ऊपर जाएं 23-24, अगर हैं तो दूसरी बार रेसिडेंट होगा। अगर आप 2 बार रेसिडेंट हो गए तो आपने पहली कंडीशन पूरी कर दी। आपने देखा यार 25-26 से पहले वर्ष है 24-25, उसमें आप रेसिडेंट नहीं थे। और रेसिडेंट कब नहीं होंगे? जब या तो 182 दिन वाली कंडीशन पूरी ना करें या 60 + 365 वाली कंडीशन पूरी ना करें। आपने देखा आपको इसी भी बेसिक कंडीशन 24-25 में पूरी नहीं करते तो आप नॉन रेसिडेंट हैं। अब उसके ऊपर जाइए 23-24 में, आपने देखा उसमें भी पूरी नहीं करते, उसके ऊपर जाइए 22-23 में चेक करिए। मतलब प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 वर्षों में से किसी 2 वर्ष में अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपने बेसिक कंडीशन के बाद एडिशनल कंडीशन नंबर 1 को पूरा कर दिया। और एंड लिखा है यहाँ, और नहीं लिखा है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी आपको पूरी करनी है। प्रीवियस ईयर से जो पहले वाले 7 फाइनेंशियल ईयर हैं, अगर उसमें टोटल मिला के आप इंडिया में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह लेते हैं तो आप
बन गए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अभी से इस बात को कैच कर लेना आप, ऑर्डिनरी रेसिडेंट दुनिया में कहीं भी पैसा कमाए टैक्स इंडिया में जरूर देगा, और अगर दुनिया में कहीं और टैक्स दे चुका है तो इंडिया में फिर उसको रिलीफ मिल जाती है। ये मार्जिनल रिलीफ नहीं है, इसको हम टैक्स रिलीफ कहते हैं, जो अलग अलग सेक्शंस में मिलती है इनकम टैक्स एक्ट के। वो आप फाइनल स्टेज पे पढ़ेंगे कि वो रिलीफ कैसे कंप्यूट की जाती है। समरी क्या है, अगर आप रेसिडेंट इन इंडिया हैं, इंडिविजुअल हैं, तो आप देखेंगे पहले आप रेसिडेंट है या नहीं। उसके लिए सेक्शन 6(1) की जो बेसिक कंडीशन है दो, उन दो में से अगर एक कंडीशन भी पूरी कर देंगे तो आप रेसिडेंट हैं। दोनों नहीं पूरी कर पाएंगे तब आप नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हैं। अगर आप दोनों कंडीशन पूरी कर देते तो आप रेसिडेंट हैं। फिर आपको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी वो होगा जो एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी कर दे, 10 प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 फाइनेंशियल ईयर में 2 बार रेसिडेंट हो कम से कम, और प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 फाइनेंशियल ईयर में 730 दिन टोटल मिला के आप रह ले तो आप ROR हैं, अदरवाइज आप RNOR हैं। जो अभी हमने बेसिक सेक्शन पढ़ा था जिसमें दो बेसिक कंडीशन थी, 182 डेज वाली और 60 + 365 वाली, उसकी मैं अब आपको एक्सेप्शन बताने जा रहा हूं सेक्शन नंबर 6(1) की। 6(1) में बेसिक कंडीशन आती है। इनमें 3 स्पेशल केस हैं जहां पर आप हमेशा ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, 60 + 365 वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। मतलब 3 ऐसे केस हैं जहां पर अगर आपको चेक करना है कि कोई रेसिडेंट है या नहीं है, उसके लिए आप हमेशा 182 डेज और ज्यादा अगर इंडिया में कोई रहेगा तो ही वो रेसिडेंट कहलाएगा। कब? अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन हो और वो लीव करता हो इंडिया को प्रीवियस ईयर में और इंडिया से बाहर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अब मिस्टर ए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, 10 जून 2025 को उनको सीए की मेंबरशिप मिल गई और वो 11 जून 2025 को अमेरिका चले गए जॉब करने के लिए। इसका मतलब यह है कि वो 1 अप्रैल 2025 से 11 जून 2025 तक इंडिया में रहे, उसके बाद वो अमेरिका चले गए। अब हमें चेक करना है कि वो पिछले वर्ष रेसिडेंट थे या नहीं। तो ये चेक करिए कि 1 अप्रैल से लेके जिस दिन वो गए वहां तक 182 दिन बन रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बनते तो वो एनआरआई हो गए बस। उनके लिए आप 60 दिन वाली कंडीशन प्लस 365 वाली चेक नहीं कर सकते। जो भी इंडियन सिटीजन है और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, या फिर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़कर जा रहा है एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। याद रखिएगा, शिप इंडियन होना चाहिए, आप उसके क्रू के यानी कि उसके स्टाफ के सदस्य होने चाहिए। और आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो आप कम से कम इंडिया में 182 दिन अगर रहें इंडिया में तो आप रेसिडेंट हैं, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट हैं। 60 दिन वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी। अच्छा, इस क्रू मेंबर वाले में याद रखना, जब आप शिप पर जाते हैं ना तो शिप आपके जाते ही फौरन सेल नहीं करने लगता, चलने नहीं लगता। आप जाएंगे, हजारों मेंबर और उस पर शिप पर जॉब करते हैं, उन सबको आने में थोड़ा समय लग सकता है, 2, 4, 5, 10 दिन लग सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं ना, वहां पे आप अटेंडेंस लगाते हैं, उसको सीडीएस कहते हैं, कंटिन्यूस सीडीसी या सीडीएस ऐसे कुछ बोलते हैं, सीडीसी बोलते हैं, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। वो जो सीडीसी जिस दिन आपको मिलता है उस दिन से आप माने जाएंगे कि आप इंडिया से चले गए, चाहे आपका शिप इंडियन पोर्ट पर ही खड़ा रहे, आप इंडिया में ही घूमते रहे। सीडीसी जिस दिन आपको इशू होगा उस दिन से वो पीरियड आप माना जाएगा इंडिया से बाहर है। और ऐसे ही जब वापिस आएंगे तो ऐसा नहीं है जैसे ही शिप एंकर करेगा, पोर्ट पर आएगा और आप उतर के अपने घर चले जाएंगे, नहीं। साइन इन करने और साइन ऑफ करने का जो पीरियड है वो काउंट होगा कि वो इंडिया में नहीं है। अगर वो पीरियड हटाकर आप 182 दिन इंडिया में रहे तो आप इंडियन रेसिडेंट हैं, अदरवाइज नहीं है। तीसरा केस है कि कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको मैंने बताया था, जो खुद उसके मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। या फिर कोई इंडियन सिटीजन कम यानी कि आए, अभी तक तो हो रही थी लीव जाने की बात, अगर कोई इंडिया आता है प्रीवियस ईयर में तो उसे भी 182 दिन वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी। आपके बहुत सारे रिलेटिव गल्फ कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, बेटा वो इंडिया आते हैं भारतीय नागरिक, इंडिया आए, किसी भी कारण से आए, कोई घर में फंक्शन है, कोई दुख तकलीफ है, वो आए और वो 100 दिन रह के चले गए, वो नॉन रेसिडेंट है। वो रेसिडेंट तभी बनेंगे जब कम से कम इंडिया में 182 दिन या उससे
ज्यादा रहे। और एडिशनल कंडीशन उसी की चेक की जाती है जो पहले रेसिडेंट हो। जो व्यक्ति रेसिडेंट ही नहीं है उसकी एडिशनल कंडीशन चेक नहीं की जाएगी। अब ये जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है। मतलब ये जो मैं अब एरो लगा के यहाँ रेड कलर के पेन से मैंने लिखा हुआ है ये एक्सेप्शन है। 6 सबसेक्शन 1 की 3 एक्सेप्शन है, उसमें जो तीसरी एक्सेप्शन है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आता है, इसकी फर्दर एक एक्सेप्शन है। अगर कोई पर्सन इंडिया आ रहा है, चाहे इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इस 15 लाख में कोई भी इनकम फॉरेन कंट्री की इनकम नहीं होनी चाहिए, और उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में 120 दिन और उससे ज्यादा है, 182 दिन नहीं है, 120 दिन या उससे ज्यादा है, और उससे पहले वाले 4 वर्षों में टोटल मिला के 365 दिन है। प्रीवियस ईयर में 120 दिन, उससे पहले वाले 4 वर्षों में 365 दिन, और साथ में उसकी इंडियन रिसोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, उसके लिए 182 दिन की कंडीशन नहीं है। ये हमने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस नोट में, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, वो जो मैं सीडीसी वाली बात बता रहा था, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाली बात, वो हमने यहां लिखी है। एक बात और याद रहे, क्रू मेंबर को छोड़कर, इंडियन शिप के क्रू मेंबर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति इंडिया में आता है या इंडिया से जिस दिन जाता है, वो दिन आने वाला दिन भी और जाने वाला दिन भी इंडिया में काउंट होगा। ठीक है, रात को अगर कोई 11:58 PM पर भी आया है ना, 2 मिनट उस दिन इंडिया में रहा, वो पूरा दिन काउंट होगा। मगर इंडियन शिप का कोई क्रू मेंबर है, जिस दिन वो साइन इन साइन ऑफ करेगा, यानी कि कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन या ऑफ करेगा, वो उसी दिन से इंडिया से बाहर माना जाएगा। बाकी सब में आने और जाने के दोनों का दिन इंडिया में काउंट किया जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1A जिसको हम डीम्ड रेसिडेंट बोलते हैं। और डीम्ड रेसिडेंट जब भी किसी के ऊपर कॉन्सेप्ट लगता है, याद रखना उसको हम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानते हैं। डीम्ड रेसिडेंट का मतलब कभी भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होता, डीम्ड रेसिडेंट का मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। ये कब लगेगा कॉन्सेप्ट? जब किसी व्यक्ति के ऊपर, जो अभी आप पढ़कर आए सेक्शन नंबर 6(1) एप्लीकेबल ना हो रहा हो, तब आप चेक करेंगे कि कहीं उसके ऊपर 6(1A) तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। और याद रखना 6(1A) में कभी भी डेज को नहीं देखते, पीरियड को नहीं देखते। कब लगेगा ये सेक्शन? नंबर 1 आप इंडिविजुअल होने चाहिए, नंबर 2 आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, नंबर 3 आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए इंडियन रिसोर्सेज से, और इसके ऊपर किसी दूसरे देश में टैक्स ना लग रहा हो, नंबर 4, और नंबर 5 सेक्शन 6(1) इसके ऊपर एप्लीकेबल ना हो। अगर ये 5 चीजें एक साथ हो तो 6(1A) में उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाएगा। टोटल इनकम में 15 लाख में क्या आएगा? वो इनकम आएगी जो एक्रू और अराइज हो, कहां पर? इंडिया में। एक्रू का शब्द हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, सैलरी की इनकम, पीजीबीपी की इनकम और अदर सोर्स के लिए लगता है। अराइज का जो वर्ड है वो कैपिटल गेन और लॉटरी इनकम जैसी इनकम के लिए यूज होता है। जैसे बिजनेस इन इंडिया, एनी सोर्स इन इंडिया, बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये सब इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएंगी। बट कोई इनकम जो इंडिया से बाहर है बेटा, वो इसके अंदर नहीं ली जाएगी। ऐसे पर्सन को हम डीम्ड रेसिडेंट कहेंगे। इफ एन इंडिविजुअल रेसिडेंट है 6(1) में, तो बेटा उसके लिए 6(1A) चेक नहीं करना। अगर 6(1A) एप्लीकेबल है, इफ ही इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स, 1A तभी एप्लीकेबल होगा जब बेटा वो लायबल ना हो टैक्स पे करने के लिए इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। अगर किसी दूसरे देश में वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो आप 6(1A) नहीं लगा सकते। ठीक है, ये तभी लगेगा जब किसी दूसरे देश में आपने डोमिसाइल की वजह से, अपने रेसिडेंस की वजह वो दूसरे देश में टैक्स पे ना कर रहा हो तो वो यहां पे टैक्स देगा। ठीक है, अगर कोई इंडिया में आता ही नहीं, कभी आता ही नहीं है, आया ही नहीं है, मगर वो इंडियन सिटीजन है, उसकी इंडियन रिसोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो भी उसके ऊपर 6(1A) एप्लीकेबल हो सकता है और उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जा सकता है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखना, आपके देश के जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने जाके दुबई में घर बना लिया था अपना, चाहे उसमें विराट कोहली हो, शाहरुख खान हो या अदर बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस है, सोनू निगम, वो तो रहने ही लगा दुबई में। ठीक है, करते हैं बेटा ये इंडियन पैट्रियोटिज्म की बात, मगर रहते हैं सब
मक्कारी करते बेटा ये सब, ठीक है, दुबई में रहते हैं, ठीक है। और हमें, आप जानते हैं हमें किन मामलों में उलझा रखा है इन्होंने, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनको पकड़ने के लिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूं नाम लेके लिख देते ना, बहुत बढ़िया रहता है इनका, ठीक है, ऐसे लोगों का। तो इनको पकड़ने के लिए कहा कि भाई तुम दुबई में रह रहे हो, वहां पे बहुत सारे इनको बेनिफिट मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट, और नॉन रेसिडेंट दिखाकर ये इंडिया में भी टैक्स नहीं देते। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आपको हम डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे, ताकि आपको टैक्स देना पड़े कहां पर, इंडिया में, ठीक है। तो 61A एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ किस पर, इंडियन सिटीजन पर। कई एक्ट्रेस ने तो नागरिकता ही छोड़ दी, भारतीय नागरिकता, ठीक है, ताकि किसी तरीके से इससे भी बच सके, ठीक है। तो ये 61A एप्लीकेबल होगा सिर्फ किस पर, इंडियन सिटीजन पर। अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो 1A नहीं लगेगा। फिर से बताता हूं, 61A में पीरियड का कोई इशू नहीं है। 15 लाख से इंडियन रिसोर्सेज से इनकम ज्यादा हो, किसी दूसरे देश में आप टैक्स पे ना करते हो, 61 में कवर ना होते हो, इंडियन सिटीजन हो, तो आपके ऊपर 61A लग जाएगा। और 61A लगेगा तो आप क्या माने जाएंगे, डीम्ड रेसिडेंट। इज इट ओके? ठीक है, अब आगे की बात सुनिएगा। 6 सबसेक्शन 2, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपना रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे बनाती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो बेसिक कंडीशन देखी जाती है वो ये है कि अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली, यानी कि उनका जो बिजनेस काम काज का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो एचयूएफ रेसिडेंट है, अदरवाइज एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट कोई एचयूएफ तभी होगी जब उसका 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर सिचुएटेड हो। अच्छा, एचयूएफ को बेसिक कंडीशन तो खुद पूरी करनी है, मगर जो उसकी 2 एडिशनल कंडीशन है, 10 में से 2 बार रेसिडेंट रहे और 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहे, वो एचयूएफ को पूरा नहीं करना। वो एचयूएफ के बिहाफ पर उसका जो हेड ऑफ द फैमिली है, जिसको कर्ता या मुखिया ऑफ द फैमिली कहते हैं, वो पूरी करेगा। देखिए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब है, सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसमें डे टू डे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो नहीं आती। बिजनेस इंडिया के बाहर भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है। अगर उसे इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है तो वो एचयूएफ रेसिडेंट है, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है उसके हेड एंड ब्रेन कहां है, जो बिजनेस के डिसीजन मेकर है वो कहां है। अगर वो सब इंडिया में रहते हैं तो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, चाहे वो 365 दिन में से 65 दिन इंडिया में रह के बिजनेस कंट्रोल करते हैं, फिर वो माना जाएगा एचयूएफ इंडियन है। तो ज्यादातर एचयूएफ देखना आप रेसिडेंट मानी जाती है। अब वो आरओआर है, आरएनओआर है, ये बात पूरी करनी है किसको, टू बी सेटिस्फाई बाय कर्ता। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन जो इंडिविजुअल के लिए थी वो दोनों पूरी कर देता है तो एचयूएफ आरओआर बन जाएगा, अदरवाइज एचयूएफ जो है वो आरएनओआर हो जाएगा। ये बहुत पॉसिबल है कि एचयूएफ आरओआर हो और कर्ता का स्टेटस खुद कुछ और हो, ये पॉसिबल है। सर कैसे? इसे समझाने के लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है। मिस्टर एक करता है एचयूएफ के, इस एचयूएफ का 2% डिसीजन इंडिया से लिया जाता है, तो सबसे पहले बात तो ये हो गई कि एचयूएफ रेसिडेंट है, क्योंकि 2% डिसीजन इंडिया से लिए जा रहे हैं। होली या पार्टली, होली तो नहीं लिए जा रहे, पार्टली लिए जा रहे हैं, तो कर्ता एचयूएफ रेसिडेंट है। बिजनेस कहां सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया में, तब भी एचयूएफ रेसिडेंट है। अब एचयूएफ आरओआर है, आरएनओआर है, इसके लिए आप देखिए जो उनका कर्ता है मिस्टर ए, वो इंडिया में कहां थे। 25-26 को नहीं देखना, कभी भी एडिशनल कंडीशन में जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसको कंसीडर नहीं करना। इससे ऊपर जाओ, 24-25 में देखो कर्ता इंडिया के अंदर कितने दिन रहा, 20 दिन, यानी कि नॉन रेसिडेंट है, छोड़ दो। ऊपर जाओ, 23-24 में कितने दिन रहा, 365, 182 से ज्यादा रेसिडेंट हो गया एक बार। उसके ऊपर जाओ 22-23 में 365 दिन, फिर से रेसिडेंट हो गया। कितनी बार रेसिडेंट हो गया, 2 बार। अब ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर 2 बार ना होता तो मैक्सिमम बैकवर्ड आप 10 साल तक जा सकते थे और चेक कर सकते थे। और 7 साल में 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 साल का डाटा है, 5 साल में अगर इसके 730 दिन बन जाते तो एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी कर दी और यहां पे जो एचयूएफ है वो आरओआर बन गई। अब हम कर्ता का स्टेटस देखते हैं, कर्ता खुद क्या है। कर्ता देखो प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा, 10 दिन, ना 182 दिन इंडिया में रहा, ना 60 + 365, तो कर्ता खुद तो एनआरआई है मगर उसकी एचयूएफ क्या है, आरओआर। तो हमने यहां लिखा है एचयूएफ रेसिडेंट है, एचयूएफ आरओआर है, क्योंकि एचयूएफ ने दोनों कंडीशन पूरी करी है तो एचयूएफ आरओआर है। मगर गिवन केस में
कर्ता जो है वो खुद कौन है, एनआरआई। तो इस क्वेश्चन में HUFROR है और कर्ता एनआरआई है, तो इनका स्टेटस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी, ठीक है। इसके बाद आता है कंपनी। याद रखना, अगर कोई भी इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो उसका स्टेटस हमेशा रेसिडेंट होता है। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं देखा जाता। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी सिर्फ दो लोगों के लिए देखा जाता है, इंडिविजुअल HUF के लिए। बाकी के लिए या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, कोई स्टेटस चेक नहीं करना, ठीक है। फॉरेन कंपनी रेसिडेंट तब बनेगी जब उनका 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड हो। अगर 100 में से 1% भी कंट्रोल इंडिया से बाहर सिचुएटेड होगा तो वह एनआरआई होगा। इंडिया में जितनी फॉरेन कंपनी काम करती हैं सब नॉन रेसिडेंट है, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ डिसीजन इंडिया से बाहर लिया जाता ही है। यहां पे डिसीजन का मतलब है पोयम, जो लॉ में लिखा है। पोयम की फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इनके इनिशियल को लेकर हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना ली। मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब जो इनके की पर्सनल हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो कहाँ हैं। अगर वो इंडिया में रहते हैं, 100% यही डिसीजन लिए जाते हैं, तो ये रेसिडेंट है। अदरवाइज जो कंपनी है वो क्या है, नॉन रेसिडेंट। इसके बाद बाकी इंडिविजुअल HUF कंपनी को छोड़कर बाकी जितने पर्सन है वो सेक्शन नंबर 6(4) में आएंगे। पार्टनरशिप फर्म, LLP और जितने अदर पर्सन है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये रेसिडेंट तब बनेंगे जब इनका 100% या पार्ट ऑफ द डिसीजन इंडिया में लिया जाए। और अगर 100% डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जाएंगे तो ये एनआरआई होगा। इनमें ROR, RNOR नहीं देखा जाता। अब मैं सेक्शन नंबर 5 बताता हूं। पढ़ाने में तो देखिए बहुत टाइम लग गया था इनको। मुझे लगता है कि मुझे ये चैप्टर पढ़ाने में 8-9 घंटे लग गए होंगे टोटल चैप्टर पढ़ाने में। अभी मुझे 1 घंटे सवा घंटे के अंदर अंदर ये कंप्लीट करना है। अभी हमें इसे पढ़ते हुए हैं मात्र 21-22 मिनट, ठीक है। और मुझे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में क्वेश्चन आंसर के साथ ये समाप्त कर देना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 5, ये बहुत मेन सेक्शन है बेटा। इस सेक्शन में लिखा है कि दुनिया में जहां पे भी आप पैसा कमाएं, इंडिया में या कहीं पर भी, टैक्स कहां देना है। बेटा याद रखिएगा, 4 ऐसी इनकम है जिस पर हर व्यक्ति को इंडिया में टैक्स देना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ एसएससी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ एसएससी का क्या मतलब है, आप ROR हो, आप RNOR हो या आप NRI हो, 4 ऐसी इनकम है जिस पर इंडिया में टैक्स देना है। नंबर 1, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बाय एसएससी और ऑन हिज बिहाफ। इस इनकम पर सब लोगों को टैक्स इंडिया में देना है। नंबर 2, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। अब ये जो डीम टू बी रिसीव है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 में। इसमें से एक आता है TDS का पैसा। TDS काटकर आपको बहुत सारी पेमेंट मिलती है पूरे वर्ष में। जैसे आपको प्रोफेशनल फीस मिली 1 लाख की, 90,000 मिलेगा, 10,000 TDS काटकर अंडर सेक्शन 194J, मगर आपकी इनकम पूरे 1 लाख मानी जाएगी। वो 10,000 मिला नहीं है मगर माना जाएगा, ये सेक्शन 7 कह रहा है। ऐसे ही बहुत सारे पेंशन स्कीम है 80CCD की, जिसमें आपके इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहता है आपके अकाउंट में, वो मिलता नहीं है आपको, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। बेटा उसको हम मानेंगे कि वो मिल गया है। तो नंबर 1, इन तीनों में से कोई भी इनकम रिसीव करे इंडिया में। नंबर 2, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। नंबर 3, इनकम एक्रू और अराइज। और नंबर 4, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज। ये 4 इनकम, इन तीनों में से किसी को भी हो, इन तीनों को इंडिया में टैक्स देना ही देना है। अब 5वीं इनकम वो आती है जो इंडिया से बाहर विदेशों में एक्रू और अराइज की गई। एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। कमाया भी बाहर, रिसीव भी बाहर हुआ, बेटा उस पर NRI कभी टैक्स नहीं देगा। कभी भी विदेशी इनकम पर NRI टैक्स नहीं देगा। ये ROR विदेशी इनकम पर भी टैक्स इंडिया में देगा, क्योंकि ये ग्लोब में कहीं पर भी टैक्स इनकम कमा ले, टैक्स इंडिया में जरूर देगा। ये जो RNOR है, ये विदेशी इनकम पर टैक्स दे भी सकता है और नहीं भी। कब देगा और कब नहीं देगा, ये RNOR विदेशी सिर्फ PGBP की इनकम पर टैक्स देगा जब उस बिजनेस का या प्रोफेशन का कंट्रोल इंडिया से होता हो। ये सब हमने यहां लिख दिया है पूरा डिटेल में। इसकी फिर हमने समरी लिखी, इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव, एक्रू और अराइज, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, सब लोग टैक्स इंडिया में देंगे, आप चाहे जो मर्जी हो। बट अगर आपकी इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है तो ROR टैक्स देगा, क्योंकि ये पूरे दुनिया में कहीं भी पैसा कमा ले टैक्स इंडिया में देगा, NRI नहीं देगा। रहा RNOR, ये दे भी सकता है टैक्स और नहीं भी देगा। कब, जब इनकम कौन सी हो, बिजनेस या प्रोफेशन से, और उसका कंट्रोल किससे किया जाए, इंडिया से।
ये था सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 5 में आया एक इनकम डीम टू एक्रू और अराइज, ये सेक्शन नंबर 5 था, 6 बोल गया मैं। सेक्शन नंबर 5 में एक वर्ड आया इनकम डीम टू एक्रू और अराइज। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज में क्या क्या आता है? नंबर 1, कोई भी सैलरी की इनकम अगर वो सर्विसेज रेंडर्ड करने के लिए दी जाए इंडिया में, कोई भी दे, किसी को भी दे। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, दिल्ली में सीए बने, बेंगलुरु में जॉब करने लगे, आपको सैलरी मिली, आप क्या मना कर सकते हैं कि हमने पैसा इंडिया में नहीं कमाया? ये नहीं कर सकते आप। ये किन लोगों के लिए ये लॉ आया है, इसके लिए आप एग्जाम्पल पढ़ के देखिए। मिश्रा जी एक डील करते हैं, ऑयल रिफाइनिंग चलाते हैं, इनकी एक मशीन ब्रेक डाउन हो गई, खराब हो गई। लाल एंड सन्स जो मिश्रा जी हैं, इन्होंने जर्मन इंजीनियर को हायर किया कि रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए। उस जर्मन इंजीनियर ने कहा मैं सैलरी लूंगा 2 लाख रुपए पर मंथ, जब भी आपकी मशीनरी खराब होगी मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी टीम को समझा दूंगा कि मशीन में इस जगह खराबी है, वो ठीक कर देंगे, आप मुझे हर महीने 2 लाख रुपए देते रहना। जर्मन का इंजीनियर कभी इंडिया नहीं आया, जर्मन के इंजीनियर ने इंडिया में बैठ के सर्विस नहीं दी। लॉ कह रहा है फिर भी इसको हम क्या मानेंगे? इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्यों? एनी इनकम फ्रॉम सैलरी अगर ये पेबल की जाए किसके लिए? सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। सर जर्मनी के इंजीनियर ने तो जर्मनी में सर्विस दी है, नो डाउट उसने जर्मनी में सर्विस रेंडर की है, मगर उन सर्विस को रेंडर करने के बाद यूटिलाइज कहां किया गया? इंडिया में। अगर रेंडर आउटसाइड इंडिया हो कोई सर्विस, बस उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में हो जाए तो भी उसको रेंडर्ड इन इंडिया ही माना जाता है। और कोई भी सर्विस रेंडर की जाए इंडिया में और उसके बदले सैलरी किसी को भी दी जाए, वो कहलाएगी इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। यहां पे हमने डिटेल में लिख दिया है। दूसरा है गवर्नमेंट सैलरी पे करे किसी इंडियन सिटीजन को किसी सर्विस रेंडर करने के लिए आउटसाइड इंडिया, ठीक है। जैसे मिस्टर विनोद एक स्पाई एजेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, नाम है इनका एजेंट विनोद। इनको डिप्लॉय किया गया है फॉरेन कंट्री में ऑन ए सीक्रेट मिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको सैलरी मिलती है 60,000 रुपए महीना। अब ये तो सीक्रेट मिशन पे हमेशा इंडिया से बाहर रहते हैं, ठीक है, मगर ये इनकम इनकी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ, इनको जो अलावेंस परक्यूजिट, अलावेंस परक्यूजिट क्या होता है आप सैलरी के रिवीजन में देख लीजिएगा। आउटसाइड इंडिया मिलता है बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ये एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। ऑल्दो ये एग्जेम्पशन आपको दोनों रिजीम में मिलती है, डिफॉल्ट में भी और ऑप्शनल रिजीम में भी। तीसरा है किसी प्रॉपर्टी से, एसेट से या किसी भी सोर्स से जो इंडिया में सिचुएटेड हो आपको कोई इनकम होती है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पैसा इंडिया में नहीं कमाया। हमने एक एग्जांपल दिया, ज़ीब्रा के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है दिल्ली में, ऑल्दो ये युगांडा में रहता है लास्ट 12 ईयर्स से। इसका एक दोस्त है एजेंट है मिस्टर जिराफ, इसने ये प्रॉपर्टी किराए पर दे दी 8 लाख रुपए महीना, 8 लाख रुपए पर एनम पर टू मिस्टर डंकी। क्या ज़ेबरा लायबल है टैक्स देने के लिए? तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये 8 लाख रुपए इनकम डीम टू एक्रू और अराइज मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट या सोर्स इंडिया में सिचुएटेड हो तो उससे होने वाली इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। सिमिलरली अगर कोई एसेट आप ट्रांसफर करते हैं और वो इंडिया में सिचुएटेड है तो उससे होने वाली इनकम भी आपकी इंडिया की इनकम मानी जाएगी। जैसे अखरोट के पास एक प्रॉपर्टी है बदामी में, बदामी एक शहर का नाम है कर्नाटका में, ये रहता है खुद न्यूयॉर्क यूएसए में। इसका एजेंट है इंडिया में ड्राई फ्रूट, इसने सेटल की एक डील ऑफ प्रॉपर्टी और 20 लाख रुपए कमाए एज गेन। क्या मिस्टर अखरोट को टैक्स देना है? हाँ। ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट, और वो एसेट जो इंडिया में सिचुएटेड है उसको इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाता है। नंबर 5 पे आता है डिविडेंड। डिविडेंड अगर किसी इंडियन कंपनी से आउटसाइड इंडिया किसी भी व्यक्ति को इंडिया के बाहर कोई इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है तो वो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज है। मिस्टर डिसूजा को डिविडेंड मिला है 5 लाख रुपए का, एक्स लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है इंडिया के बाहर, सपोज अमेरिका में, क्या ये टैक्सेबल इंडिया में? यस। डिविडेंड इंडियन कंपनी से इंडिया के बाहर किसी को भी मिले वो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, इसलिए टैक्सेबल होगा। डिविडेंड को लेकर हमने 4 तरह के यहाँ डिविडेंड बनाए। डिविडेंड इंडियन कंपनी से इंडिया में मिले तो सिंपल एक्रू और अराइज है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता टैक्स देने से इसके ऊपर इंडिया में। डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से इंडिया के बाहर तो इसको हम कहेंगे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सब लोगों को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा चाहे एक्रू और अराइज हो या डीम टू। डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिला है कहां पर? तो ये एक्रू और अराइज इन इंडिया, सब लोग इंडिया में टैक्स देंगे। डिविडेंड मिला है फॉरेन कंपनी से कहां पर? एनआरआई टैक्स नहीं देगा, आरओआर अभी भी देगा। क्यों? क्योंकि आरओआर दुनिया में कहीं भी पैसा कमा ले टैक्स कहां देगा? बीच वाला रह गया आरएनओआर,
ये तभी देता जब ये इनकम बिजनेस से होती और उस बिजनेस का कंट्रोल किससे किया जाता, इंडिया से। नंबर 6, 7 और 8 पर जो मैं बताऊंगा वो सेम है। नंबर 6 इंटरेस्ट के लिए, नंबर 7 जो होगा बेटा वो रॉयल्टी के लिए, और नंबर 8 जो है वो टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस की फीस के लिए। अगर आप इसमें से इंटरेस्ट को अच्छे से समझ लें तो सारा लॉ फिर सेम है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को भी इंटरेस्ट देती है तो गवर्नमेंट के लिए तो खर्चा है, जिसको इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए इनकम है। अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया 2000 करोड़ रुपए मिस्टर मुकेश से, ये ROR है। 2000 करोड़ रुपए मिस्टर मेहुल से, ये RNOR है। 2000 करोड़ रुपए मिस्टर ट्रम्प से, ये NRI है। इनसे जो भी इसने गवर्नमेंट ने बोरो किया उस पर गवर्नमेंट क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट। ROR तो टैक्स दे देगा यहां पर, RNOR भी दे देगा, NRI को भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला कौन है, गवर्नमेंट। तो अब इंटरेस्ट लेने वाला ये नहीं कह सकता मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट लेने वाले के लिए इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाएगी। सिमिलरली इंटरेस्ट ना पे कर गवर्नमेंट इनको रॉयल्टी पे करे, या गवर्नमेंट इनको फीस फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट करे, तो लेने वाला ये नहीं कह सकता कि मैंने इंडिया में नहीं कमाया, वो इनकम मानी जाएगी, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। यानी कि ये लेने वाला क्या कौन है इससे कोई मतलब नहीं, देने वाला अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसकी इनकम मानी जाएगी। नंबर 2, इंटरेस्ट पेबल बाय होम, रेसिडेंट इन इंडिया। अगर इंटरेस्ट देने वाला कोई रेसिडेंट है, ROR है, RNOR है, तो वो इंटरेस्ट रेसिपेंट के लिए इनकम मानी जाएगी इंडिया के अंदर, प्रोवाइडेड, मगर शर्त है, इंटरेस्ट शैल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया if interest is payable for money borrowed and used for a business or profession or any source in India। इसको समझाने के लिए हमने यहां लिखा, मिस्टर एक ROR है, इन्होंने लोन लिया 10 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट रेट पर। किससे लिया लोन? मिस्टर एक्स से। तो मिस्टर ए मिस्टर एक्स को क्या देंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देने वाला रेसिडेंट है। अब ये इंटरेस्ट लेने वाला ROR हो, RNOR हो, NRI हो, इन तीनों को कहां टैक्स देना पड़ेगा? इंडिया में, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला रेसिडेंट है। तो इंटरेस्ट की पेमेंट करने वाला अगर रेसिडेंट हो, फिर रेसिपेंट चाहे जो मर्जी हो, उसको इंडिया में क्या देना पड़ेगा? टैक्स। मगर एक शर्त है, जब इन लोगों से इसने लोन लिया तो वो लोन का पैसा ये इंडिया के अंदर यूटिलाइज करे, बोरो करे और यूटिलाइज करे, इंडिया में यहां पर पैसा लगाए, इन्वेस्ट करे, फिर उससे पैसा कमाए और इनको इंटरेस्ट दे, फिर इन लोगों के लिए इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा इंडिया में। ठीक है। मगर लोन का इंटरेस्ट, बोरोड कैपिटल का, कभी कभी हम कुछ लोगों को इंटरेस्ट इसलिए पेमेंट करते हैं कि हम उनको पेमेंट समय से नहीं कर पाए, हमने कोई माल खरीदा था, उनसे गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स किया था और हम समय पर उनको पैसा नहीं दे पाए, इसलिए कभी कभी हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है डिलेड पेमेंट पर। बेटा वो इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा है इंटरेस्ट या लेट फी ऑन डिले पेमेंट टू क्रेडिटर इज नॉट कवर्ड हियर, hence such interest is not an income deemed to accrue or arise in India। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया, मिस्टर एक्स इंडिया के हैं, $1000 का इन्होंने गुड्स इंपोर्ट किया मिस्टर वाई USA से, मगर समय पे पेमेंट नहीं कर पाए, इसलिए $1100 की पेमेंट करी इन्होंने मिस्टर वाई को। जवाब, क्वेश्चन है कि $100 क्या इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा? जवाब है नो, क्योंकि ये लोन पर इंटरेस्ट नहीं है, पेमेंट करने में देरी हो गई थी, $1000 की, उस पर $100 एक्स्ट्रा पे करें। तीसरा, इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला कौन हो? नॉन रेसिडेंट, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेबल फॉर मनी बोरोड एंड यूज इन इंडिया फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला अगर नॉन रेसिडेंट है तो रेसिपेंट चाहे जो भी हो उसके लिए वो इनकम मानी जाएगी इंडिया के अंदर। मगर एक शर्त है, नॉन रेसिडेंट जब लोन लेकर आए, बोरो करे, तो यूज करे उस पैसे को इंडिया में, और इंडिया में भी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। मान लीजिए नॉन रेसिडेंट ने कोई बोरो किया पैसा, इंडिया के बाहर से पैसा लेकर आया और यहाँ लाकर हाउस प्रॉपर्टी में लगा दिया, फिर पैसा कमाया, उससे इंटरेस्ट दिया, वो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा रेसिपेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसने बोरो तो किया, यूज भी किया, मगर किस में यूज नहीं किया? बिजनेस और प्रोफेशन में। केस नंबर 1 देखिए, एक NRI है मिस्टर जेड, इन्होंने लोन लिया 25 लाख रुपए का फ्रॉम मिस्टर जोजो, जो कि एक जापान के NRI है, 10% की रेट पर। मिस्टर जेड ने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, पे किया इंटरेस्ट जोजो को। क्या जोजो लायबल है? हाँ, क्योंकि जोजो के लिए इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया
माना जाएगा, इसलिए जोजो लायबल है कि वो इंडिया में टैक्स पे करे। दूसरा केस है कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगी अगर मनी बोरो किया जाए किसी बिजनेस में और बिजनेस कहाँ किया जाए, इंडिया के बाहर। इस केस में जोजो को लायबल नहीं है टैक्स इंडिया में देने के लिए। तो यहाँ समरी देखिए क्या लिखा है, अगर इंटरेस्ट पेबल करे कौन, गवर्नमेंट, तो इंटरेस्ट चाहे जिस मर्जी को मिले उनको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करे कौन बेटा, रेसिडेंट, बोरो करे और यूज करे कहां पर, इंडिया में, तो रेसिडेंट जो भी हो उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। एनआरआई अगर बोरो करे मनी को और यूज करे इंडिया में किस पर्पस के लिए, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो ही रेसिपेंट के लिए वो इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया है। इंटरेस्ट के साथ सेम लॉ रॉयल्टी पर और फीस फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस पर लगता है। ये टोटल हो गए अब तक 8 पॉइंट। पॉइंट नंबर 9, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बेटा बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया का जो सेक्शन है ओरिजिनली वो है सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज आई, ऑल्दो हम इसको 9th पॉइंट पर पढ़ रहे हैं। अगर किसी का इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है तो उससे होने वाली इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाती है। क्या होती है बिजनेस कनेक्शन, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो एक व्यक्ति करे कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन या एक्ट करे ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, ठीक है ना। अगर आप एक्ट कर रहे हैं किसी नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पर काम कर रहे हैं तो आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए। अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं भी है बट अगर आप किसी का गुड्स यहाँ पर मेंटेन करते हैं, उसका वेयर हाउस देखते हैं, आप उसके स्टोर के इंचार्ज हैं, तो भी माना जाएगा उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से, उस व्यक्ति का जो इंडिया से बाहर बैठा हुआ है। या आपके बिहाफ पर आप दूसरे के बिहाफ पर क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं ऑर्डर, किसमें, इंडिया में। इसकी 3 सिचुएशन है। मिस्टर ए एक्ट कर रहे हैं किसके बिहाफ पर, मिस्टर एक्स के, तो हमें देखना है कि मिस्टर एक्स का इंडिया से कनेक्शन है या नहीं है। मिस्टर एक्स क्या है, एनआरआई, तो बिजनेस कनेक्शन डायरेक्टली एस्टेब्लिश है। क्यों, क्योंकि एक्स का एजेंट है कहां पर, इंडिया में। दूसरा है कि यहां पर ए नहीं काम कर रहा, कौन काम कर रहा है, वाई, वाई भी कौन है, एनआरआई, तो बिजनेस कनेक्शन कब होगा, एक्स का यहां पर इंडिया में। अगर एक्स का एजेंट काम कर रहा है तो फिर तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। एक्स का एजेंट नहीं है, ये कौन है, वाई, वाई काम करे और माना जाएगा कनेक्शन किसका, एक्स का। पता है कब, जब एक्स को कंट्रोल करता, एक्स इज कंट्रोल्ड बाय वाई, यानी कि वाई को कंट्रोल करता हो, वाई कंट्रोल करता हो किसको, एक्स को। सपोज करो एक्स के 50% से ज्यादा शेयर वाई के पास है, या फिर वाई को कंट्रोल करता हो कौन, या फिर एक्स वाई को कोई 1% कंट्रोल करता हो, तो उस केस में भी ये माना जाएगा कि एक्स का बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है, ठीक है। नंबर 4, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ एनआरआई। अगर कोई गुड्स या सर्विस या प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय एनआरआई विद एनी पर्सन इन इंडिया, और वो काम कर रहा है प्रोविजन ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ डाटा या सॉफ्टवेयर इन इंडिया। जैसे आप देखते होंगे प्ले स्टोर चलता है इंडिया में, उसमें बहुत सारे प्ले स्टोर में ऐप ऐसे हैं जो पेमेंट पे मिलते हैं, और आपका एग्रीगेट पेमेंट इन ट्रांजैक्शन से 2 करोड़ से ज्यादा बन जाता है, तो आप भले ही दुनिया में कहीं भी रहते हो, आपका बिजनेस कनेक्शन कहां से माना जाएगा, इंडिया से। या फिर बेटा आपके नंबर ऑफ यूजर इंडिया में 3 लाख या उससे ज्यादा हो। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, जहां पे सारे ऑपरेशन नॉट कैरिड आउट इन इंडिया हो, मतलब सारा ऑपरेशन इंडिया से नहीं किया जा रहा है, ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, नंबर 1, मतलब इंडिया के बाहर सारे काम कर रहे हैं। नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर, इंडिया में एक चाइनीज आया, उसने देखा यार ये पेन बड़ा सस्ता है, यहाँ पर 1 रुपये का एक पेन है, ये पेन, ठीक है, और चाइना में 2 रुपए का है सपोज, ठीक है, तो उसने कहा यार 1 लाख पेन खरीद लेता हूं, फिर चाइना ले जाके बेच दूंगा। मगर हुआ क्या, जब वो खरीदे ना, उसने ऑर्डर बुक करा तो उसके पास श्रीलंका से एक ऑर्डर आ गया 3 रुपए का एक पेन का, उसने यहीं से ये एक्सपोर्ट कर दिया ऑर्डर, श्रीलंका। आप बताइए इंडिया में पैसा कमाया या नहीं इसने, मगर लॉ कह रहा है कि नहीं, परचेज किया है गुड्स इंडिया में उसने बस, मगर किस पर्पस के लिए, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा मिलेगा। अगर वो टैक्स नहीं भी लेंगे उससे इनकम टैक्स, तो फायदा मिलेगा इस बात के लिए क्योंकि इंडिया में वो गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए खरीद रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारा गुड्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। अगर कोई आके यहाँ गुड्स खरीदता है और उससे थोड़ा बहुत उसको इनकम हो भी जाती है, तो उसको इनकम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा।
कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारे बेटा विदेशी चैनल भी काम करते हैं, जैसे बीबीसी हिंदी। बीबीसी हिंदी इंडिया में काम करता है और वो यहाँ पे न्यूज़ को कलेक्ट करता है और व्यू करता है और पूरी दुनिया में उनको दिखाता है, उससे उसको इनकम होती है। ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं माना जाएगा। नंबर 4, सिनेमा की शूटिंग हो रही है और सिनेमा की शूटिंग करने वाला कौन है? इंडिविजुअल है। अगर वो इंडिविजुअल एनआरआई है और सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और वो जो भी पैसा यहाँ शूटिंग करके कमाएगा बेटा, वो इंडियन बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर ये शूटिंग कोई फर्म कर रही है तो फर्म का कोई भी पार्टनर सिटीजन या रेसिडेंट इन इंडिया नहीं होना चाहिए, और कोई कंपनी कर रही है तो कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। उस केस में शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म को भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ऐसी एक्टिविटी कंफर्म टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन स्पेशल नोटिफाइड जोन। स्पेशल नोटिफाइड जोन में बेटा बाहर से, दूसरे देशों से, स्पेशली साउथ अफ्रीका से डायमंड आते हैं, रफ डायमंड, ठीक है, और वो यहाँ प्रदर्शनी में रखे जाते हैं और ऑर्डर बुक किए जाते हैं। उसको बड़े बड़े ज्वेलर और जो डायमंड मर्चेंट होते हैं वो खरीदते हैं, फिर वो उसकी बेटे कटिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, उसको डायमंड बनाते हैं कटिंग करने के बाद। तो वो जो डिस्प्ले की एक्टिविटी है उसको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट है एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसमें क्या होता है, सैलरी रिसीव होती है उन नॉन रेसिडेंट लोगों की या सी फेयरर की। सी फेयरर वो लोग होते हैं जो बेटा शिप्स पे जॉब करते हैं। इंडिया के बहुत सारे लोग मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, शिप में जॉब करते हैं, जो आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्गो शिप इस्तेमाल होते हैं, है ना, उनको सी फेयरर कहते हैं। उन नॉन रेसिडेंट को के लिए एक नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खुलता है, उनकी सैलरी वहां रिसीव हो जाती है। ये कौन लोग हैं? जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं कहां पर? इंडिया के बाहर, ऑन ए फॉरेन गोइंग शिप, चाहे उस पर इंडियन फ्लैग लगा हो या फॉरेन कंट्री का फ्लैग लगा हो, यानी कि चाहे वो इंडियन शिप हो या कोई बाहरी शिप हो, और रिसीव कर रहे हैं वो सैलरी इन एनआरई अकाउंट विद इंडियन बैंक। बेटा इसको टोटल इनकम में नहीं माना जाएगा। तो जो एनआरई अकाउंट में सैलरी आएगी किसी सी फेयरर की जो इंडिया से बाहर जा रहा है शिप लेकर, उसको मिलने वाली सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। एनआरई अकाउंट में आने वाली सैलरी टैक्सेबल नहीं होती। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो एनआरई अकाउंट पे मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। इट कैन बी मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन कर सकता है? एक तो एनआरआई मेंटेन कर सकता है, एक ओसीआई। ओसीआई होता है जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, हमारे देश के नागरिक बहुत सारे बाहर रहते हैं दूसरे देशों में, वो भी मेंटेन कर सकते हैं, और एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 3 लोग ये अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट मेंटेन किया जाता है एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ टू मैनेज देयर फॉरेन अर्निंग, इन पर टैक्स नहीं लगता। एक होता है बेटा एनआरओ अकाउंट, ये होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये कौन मेंटेन करता है? ये भी एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ टू मैनेज देयर अर्निंग इन, बहुत सारा पैसा हो सकता है कि वो इंडिया में कमाते हो, उसके लिए एनआरओ अकाउंट खुलाता। ये टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि ये पैसा तो कहाँ कमा रहे हो आप? प्रॉपर्ली इंडिया में कमा रहे हो। हाँ, इंडिया से बाहर से जो हमारे लोग पैसा कमाकर इंडिया में रेमिट करते हैं अपने परिवार के खर्च के लिए, जिसको हम रेमिटांस बोलते हैं, बेटा वो टैक्सेबल नहीं होता। और एक कभी भी लिखा हुआ आ जाए पास अनटैक्स प्रॉफिट और कहा जाए कि उसको इंडिया में भेजा जा रहा है, तो वो भी पैसा इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, आइए बेटा हम मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेटा मैंने ना एक क्वेश्चन लिया है आईसीआई जो क्वेश्चन पेपर में आया है सितंबर 2025 का, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, श्वेता वाला क्वेश्चन है। श्वेता, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज अ चार्टेड अकाउंटेंट। शी इज अ वर्किंग पार्टनर इन श्वेता एंड वरुण एसोसिएट विच वाज सेट अप इन चेन्नई, इंडिया। शी विजिट्स फॉरेन कंट्री क्वाइट ऑफन, जल्दी जल्दी वो इंडिया से बाहर जाती रहती हैं और प्रोवाइड करती हैं अकाउंटिंग सर्विसेज टू कॉरपोरेट देयर इन हर इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब फर्म के बिहाफ पे नहीं जाती, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाती हैं। इन कंट्री ए शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी इनकम टैक्स, वहाँ पे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। द डिटेल्स ऑफ हर इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज एज फॉलो। रेमोनरेशन मिला है इनको सीए फर्म से इंडिया में 16 लाख रुपए का। तो बेटा ये जो रेमोनरेशन इनको मिला है ये इनकी पीजीबीपी की इनकम है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म से जो हमको रेमोनरेशन मिलता है वो पीजीबीपी की इनकम होती है। ठीक है, नहीं पता है तो ज़्यादा डिटेल की जानने के लिए पीजीबीपी के रिवीजन पे जब जाएंगे वहाँ बता देंगे।
तो ये 16 लाख रुपए इनकी पीजीबीपी की इनकम हो गई। इनकम रिसीव फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज इन कंट्री ए, रिसीव इन अ बैंक अकाउंट इन कंट्री ए 5 लाख रुपए। विदेश में इनको इनकम मिली है 5 लाख रुपए की। डिविडेंड मिला है फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री ए एंड रिसीव इन बैंक अकाउंट इन कंट्री ए, वहां से ये 5 लाख का ये मिला, 8 लाख का ये मिला है। कंट्री ए से इनको इनकम हुई है एक बिजनेस से विच वाज सेटअप इन कंट्री ए बट कंट्रोल हो रहा है चेन्नई से, मतलब एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया के बाहर है मगर उसका कंट्रोल इंडिया से होता है, वहां पे 7 लाख रुपए मिले। यानी कि 3 इनकम कंट्री ए से बिलोंग करती हैं, जिसमें से एक इनकम बिजनेस से और उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से होता है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, एसर्टेन हर रेसिडेंशियल स्टेटस, इसलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन रेलिवेंट प्रोविजन, और थोड़ा थोड़ा सा आपको प्रोविजन भी एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट नहीं लिखना रेसिडेंट, डायरेक्ट नहीं लिखना नॉट रेसिडेंट, एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा, बहुत डिटेल में नहीं करना बट करना है। अलॉन्ग विद टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, अब आएगा तो 26-27 आएगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन शी डिड नॉट विजिट इंडिया, वो इंडिया आई नहीं फाइनेंशियल ईयर। अच्छा 25-26 अगर असेसमेंट ईयर है तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 24-25 ही होगा बेटा। अब एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में अब क्या आएगा इसकी जगह 26-27, और इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो क्या होगा। तो आप इतना बेटा इसको ऐसे रीड करना, इसको तो रीड करना बेटा 26-27, और इसको रीड करना 25-26, इसको रीड करना 25-26, इसको रीड करना 25-26, ठीक है। इतना आप करेक्शन करके पढ़ सकते हैं खुद भी। शी डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26, तो जो 25-26 में वो इंडिया आई नहीं, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा वो डीम्ड रेसिडेंट है या नहीं है 61A के अकॉर्डिंग। उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या उसकी इंडियन रिसोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। तो आप देखिए वो सीए फर्म में एक पार्टनर थी और उसकी इनकम 16 लाख थी, 15 लाख से ज़्यादा थी, ठीक है। आइए इसका हम आंसर भी दिखाते हैं साथ साथ, क्योंकि लिखवाने का समय नहीं है वरना क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट केस का ही आंसर दिखाता हूँ। लिखा है शी डिड नॉट विजिट इंडिया, प्रीवियस ईयर यहाँ पे अब रीड करना 25। श्वेता इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको याद आना चाहिए आज की क्लास में हमने एक सेक्शन मेंशन किया था आपको 61A, है ना, डीम्ड रेसिडेंट वाला। और इसको दूसरे देश में क्या नहीं देना, टैक्स, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। तो लिखा हुआ है कि क्या मानी जाएगी ये डीम्ड रेसिडेंट अगर इसकी टोटल इनकम फॉरेन अदर देन फॉरेन रिसोर्सेज, मतलब सिर्फ इंडिया की इनकम इसकी कितने से ज्यादा हो, और हमारे क्वेश्चन में तो इसकी इनकम 16 लाख है बेटा। कितनी है 16 लाख। 16 लाख है या नहीं है, क्यों है 16 लाख, क्योंकि वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, वहां से रेमोनरेशन इसको 16 लाख का मिला है। तो बताइए क्या हमारी जो लेडी है वो लेडी सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं, दूसरे देश में टैक्स देना है या नहीं देना, उसको नहीं देना। आप बताइए इंडियन रिसोर्सेज से उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है या नहीं। तो बताइए श्वेता 61A के अकॉर्डिंग RNOR बन गई या नहीं, बस इतना बता दीजिए, है या नहीं है, है। तो श्वेता एक RNOR है, शी विल बी अ डीम्ड रेसिडेंट, लिखा है इन्होंने भी, ठीक है। अब समझ में आ रहा है 61A की एप्लीकेशन समझ में आ रही है। अभी मैं एक और एग्जाम का आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है श्वेता क्या है यहाँ पर, है डीम्ड रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम कौन से ईयर का क्वेश्चन है बेटा, ये सितंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर 2A। क्या है श्वेता यहाँ पर, डीम्ड रेसिडेंट हैं। कौन से सेक्शन में है डीम्ड रेसिडेंट, 61A में। क्यों है, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया है, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन फॉरेन कंट्री, और 15 लाख से इंडियन रिसोर्सेज से इनकम उनकी ज्यादा है। अब अच्छा आपने ये तो सुन लिया, इतना सुनकर समझकर आपको लगेगा आपने इशू हल कर लिया, मैटर सॉल्व हो गया, नहीं। ये तो अब आपने समझ में, अब यहां से समझना है आपको इस पॉइंट से, ठीक है। ये आप बताइए डीम्ड रेसिडेंट है। अब क्वेश्चन में बहुत सारी इनकम बताई थी या नहीं। अब जब डीम्ड रेसिडेंट है तो ये कौन सी रेसिडेंट है, ROR है या RNOR है या NRI है, ये ना ये है ना ये RNOR है। और RNOR
इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, और इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया पे तो टैक्स देता ही है। और विदेशी इनकम पर उस पर टैक्स देता है जिसका जो बिजनेस और प्रोफेशन से हो और जिसका कंट्रोल कहां से होता हो। आपने क्वेश्चन में देखा था इस लेडी की एक इनकम तो ये थी 16 लाख रुपए की, इस पर तो ये इंडिया में टैक्स देगा ही देगा। आप बताइए जो इनकम हुई है इसकी 5 लाख रुपए की, ये रिसीव कहां हुई है? फॉर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विस इन कंट्री है। कहां पे हुई है रिसीव? बाहर। कहां पे रिसीव हुई है? फॉरेन कंट्री में। कहां अर्न की है? फॉरेन कंट्री में। आप बताइए RNOR फॉरेन कंट्री में कमाए गए पैसे पर इंडिया में टैक्स देता है क्या? आप बोलिए एक इनकम पर देता है, अगर वो किससे हो? PGBP से, प्लस उसका कंट्रोल कहां से होता हो? आप बताओ क्या इनकम इसकी PGBP से हुई है? हुई है, मगर कहीं इसका कंट्रोल इंडिया से होता है? PGBP का मतलब है प्रोफेशन से, प्रोफेशन से हुई है, उसने अकाउंटिंग सर्विसेज दी है, मगर इसका कंट्रोल तो इंडिया से नहीं हो रहा ना, इसलिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, है ना। डिविडेंड मिला, डिविडेंड तो PGBP की इनकम नहीं होती, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है। यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम ए, जिसका सेटअप कहां पर है? बाहर, दूसरे देश में, मगर कंट्रोल कहां से हो रहा है? ये 7 लाख रुपए इसकी इंडियन इनकम में आना चाहिए, इस पर इसे इंडिया में टैक्स देना चाहिए। 16 + 7 23 लाख पर इसको इंडिया में टैक्स देना चाहिए। देखिए चेक करिए, कुछ बात समझ में आ रही है? इस तरीके से जवाब देना है। ये है बेटा डीम्ड रेसिडेंट, जिसके ऊपर पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं, बस वो सोच रहे हैं कि बस हमें पता चल जाएगा। अरे डीम्ड रेसिडेंट से तो बस ये पता चला आपको ये RNOR है, और RNOR जो बेटा सेक्शन 6 में आ गया, अब उसके लिए आप चेक करिए आगे कौन सा सेक्शन? 5। और 5 को समझने के लिए आपको 2 सेक्शन समझ में आने चाहिए, 7 और 9। 7 डीम टू बी रिसीव का और 9 डीम टू एक्रू और अराइज का। कुछ मेरी बात पहुंच रही है? ठीक है, चलिए तो 23 लाख देखिए, यहां पढ़ के देख लीजिए। इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज इन कंट्री ए, रिसीव इन कंट्री ए, इनकम फ्रॉम ए फॉरेन सोर्स हैज टू बी, जो फॉरेन सोर्स से इनकम होगी वो नहीं आएगी। ये इंडिया में इनकम कमाई है और इसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, इसलिए इसे 23 लाख रुपए पर टैक्स देना है, क्योंकि ये है RNOR। चलिए आगे देखिए, सेकंड केस में देखिए, वो इंडिया में विजिट करती है और स्टे करती है इंडिया में हर वर्ष कितने दिन? आप बताइए, 182 दिन से ऊपर रह रही है नहीं? रेसिडेंट है या नहीं? और रेसिडेंट में भी कौन सी रेसिडेंट है? और ROR दुनिया में कहीं भी पैसा कमा ले टैक्स कहां देता है? अब ये सारी इनकम पर इंडिया में टैक्स देगी। तो पहले तो ये एक्सप्लेन करेंगे कि ROR है। देखिए सेकंड केस में, शी विजिट एंड स्टे इन इंडिया फॉर 200 days एवरी ईयर सिंस 12 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो देखिए श्वेता इज अ रेसिडेंट, शी इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पूरा ये एक्सप्लेन करेंगे पहले आप, और फिर वो चार्ट बनाएंगे। चार्ट में आप देखिए, ये चार्ट जो बना रहे हैं आप, ये जो टेबल बना रही है, किस चीज की टेबल है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की। और बच्चों जब मैं आपको पढ़ाता हूं या रिवीजन जब करा रहा हूं, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि इनकम टैक्स में जो क्वेश्चन आएगा वो 4 चीजों में से किसी एक का क्वेश्चन होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ITR का क्वेश्चन और डिपॉजिट ऑफ टैक्स। आप पिछले 10 15 20 अटेम्प्ट उठा के देख लो, इनके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 95% क्वेश्चन यही है, 4-5% ही क्वेश्चन होते हैं। सेट ऑफ का क्वेश्चन भी आएगा तो कहेगा टोटल इनकम निकालो, सैलरी का क्वेश्चन भी आएगा तो कहेगा टोटल इनकम निकालो। अब अलग से जो क्वेश्चन आता है वो एक तो आता है ITR का, और एक अलग से क्वेश्चन आता है TDS, TCS और एडवांस टैक्स का, जो कि डिपॉजिट ऑफ टैक्स का पार्ट है। ठीक है, देखिए सारी इनकम ली है नहीं, इस बार देखिए सारी इनकम ली है, 23 लाख से ज्यादा इनकम आ रही। क्यों? क्योंकि अब ये ROR है। तीसरा केस देखिए, अब शी डिड नॉट विजिट इंडिया। तो जब इंडिया नहीं आएगी तो बेटा ROR तो होगा नहीं 24-25 में। और इसकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इंडिया कितनी है? 16 लाख की जगह 15 लाख से कम है या नहीं है? इस केस में ये लेडी क्या हो गई? और NRI किसी भी विदेशी इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देता। इस केस में इसका आंसर 16 लाख आएगा, ओ सॉरी 4 लाख आएगा। क्या आएगा? 4 लाख। पहला केस, ये दूसरा केस, तीसरा केस पढ़ के देखो। ये इंडिया में विजिट नहीं करती,
इसकी प्रोफेशन की इनकम 4 लाख है, ना कि 16 लाख। तो 4 लाख तो इसकी ये वाली इनकम हो गई, एनआरआई है। और ये 7 लाख रुपए ले ली हमने इनकम। क्यों ली ये 7 लाख रुपए इनकम? ठीक है, क्योंकि ये इंडियन मतलब उससे हो रही है, क्या बोलते हैं, हाँ। तो हाँ, श्वेता की टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स क्या होगी बेटा? 11 लाख होगी, विच इज नॉट एक्सीडिंग 15 लाख। अकॉर्डिंग शी विल बी अ नॉन रेसिडेंट। और इसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी मानी जाएगी? 11 लाख इसकी टोटल इनकम नहीं है। इसमें जो इसके 7 लाख रुपए है ना, बस वो तो हम ये चेक करने के लिए निकाल रहे हैं बेटा। इस बात को समझना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। सेकंड केस में तो ये हो गई है लेडी ROR। थर्ड केस में हमको एक बात तो तय है, थर्ड केस में ये ROR नहीं है। तो अब हमें चेक करना होगा ये RNOR है या नहीं। उसके लिए चेक करना पड़ेगा इसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है या नहीं। ठीक है, हमने देखा इसकी जो टोटल इनकम है वो 4 लाख तो एक हुई है, और 7 लाख रुपए और मिली है इसको, जो इसको फॉरेन कंट्री में मिली है मगर बिजनेस से मिली है। और उसका कंट्रोल कहां से होता है? इंडिया से। उसको इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाता है। टोटल इनकम कितनी, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, 4 लाख रुपए तो इसको इनकम हुई है इंडिया से, और 7 लाख रुपए इसको इनकम हुई है इंडिया के बाहर से। जो आप 61A में 15 लाख की इनकम चेक करते हैं उसमें 7 लाख रुपए की इनकम आएगी। इसकी टोटल इनकम मिला के हो गई कितनी? 11 लाख, जो कि 15 लाख से कम है। इसका मतलब ये RNOR नहीं है। अब ये क्या बची? NRI। अब NRI की इसकी 4 इनकम दी हैं। सबसे पहले कह दिया वो 16 लाख की इनकम नहीं है, कितने की है? 4 लाख की। वो तो इसकी इंडिया में आएगी। उसके बाद 2 इनकम थी जो फॉरेन कंट्री में हुई थी, ये में, वो नहीं आएंगी। उसके बाद जो 7 लाख की इनकम थी वो भी नहीं आएगी, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में हुई है इनकम। और NRI किसी भी विदेशी इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देता, इसलिए इसके आंसर में 4 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझना बच्चों को बेहद मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आती, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, फिर समझाता हूं। इस आप बताइए, इधर देखिए सामने, ये सबसे पहले तो भूल जाओ इसकी 16 लाख की कोई इनकम है। इसकी इनकम मात्र कितने की है? 4 लाख की। अब आप डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट देखें। डीम्ड रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट में आप देखें क्या लिखा हुआ है। डीम्ड रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट में यह है डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट। यहां देखिए 15 लाख की इनकम कंप्यूट करते समय इसमें इंक्लूड होता है इनकम एक्रू और, क्या यहां पर डीम्ड लिखा है? नहीं। और इनकम एक्रू और राइज में बिजनेस इन इंडिया आता है, और वो बिजनेस आता है जो इंडिया से बाहर हो मगर कंट्रोल कहां से होता हो। तो इस लेडी की जो बिजनेस की इनकम है इंडिया वाली वो 4 लाख है, आप चेक कर लो चाहे क्वेश्चन में। और ये वाली इनकम कितनी है? दोनों मिला के कितनी इनकम हो गई? 11 लाख 15 लाख से कम है या नहीं? तो बताओ क्या ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है लेडी? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ये लेडी? नॉट ऑर्डिनरी भी नहीं है, क्योंकि 15 लाख से कम है। तो इसकी ये क्या हुई लेडी? NRI। और NRI आप चेक करो, NRI कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स देता है, अभी चेक करो बेटा। उसके लिए आप सेक्शन नंबर 5 देखो, सेक्शन नंबर 5 देखो बेटा, आराम से यहां देखो बेटा सामने स्क्रीन पर। सेक्शन नंबर 5 में देखो NRI कौन सी इनकम पर टैक्स देता है। NRI रिसीव पर देता है, NRI डीम टू भी रिसीव पे देता है, एक्रू और अराइज पर। डीम टू रिसीव नहीं है, डीम टू भी रिसीव नहीं है। उसकी एक्रू और अराइज बस एक इनकम है 4 लाख, ना कोई उसकी डीम टू एक्रू और अराइज है। 7 लाख डीम टू एक्रू और अराइज नहीं है, उसकी बस एक ही इनकम है 4 लाख। वो 7 लाख तो बस इसलिए देखना था कि वो डीम्ड रेसिडेंट है या नहीं। तो डीम्ड रेसिडेंट वो है नहीं, तो वो क्या बची? NRI। और NRI किसी भी एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया पर इनकम पर NRI टैक्स नहीं देता, चाहे कोई भी टैक्स दे। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए जब आपने टोटल इनकम देखी तो उसके अंदर 7 लाख नहीं लिया, ये कारण है। इसलिए आप देखिएगा पहले 11 लाख से कंपेयर कर रहे हैं, वो 15 लाख से कम। हाँ, अगर इसकी इनकम ये 15 से ऊपर हो जाती तो ये लेडी बन जाती क्या? RNOR। फिर उसमें वो इनकम कंसीडर की जाती। सपोज करिए ये इनकम इसकी 4 लाख की जगह 9 लाख होती, तो 9 + 7 कितना हो जाता? 16। 15 से ऊपर चली गई, अब ये RNOR होगा। अब इसकी इनकम 16 लाख हो गई है, मगर ये क्योंकि NRI है, तो NRI किसी भी विदेशी इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देता, इसलिए कहा गया इसकी टोटल इनकम सिर्फ कितनी होगी। ये है कारण। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में फिर से कराऊंगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। इसके जैसा और भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है।
वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए। ये था एक बेहतरीन क्वेश्चन। अब मैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, बिल्कुल इसके जैसा एक क्वेश्चन। आ जाइए, उम्मीद करता हूं थोड़ा सा दिमाग खुला होगा इससे। मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आया है आपका 2021 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनवरी 2021 में वो क्वेश्चन आना चाहिए। या तो जनवरी 21 में है या फिर जुलाई 21 में है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करके फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों हमने ये एक और क्वेश्चन पेपर निकाला है, मई 22 का क्वेश्चन पेपर है, और मई 22 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। मई 22 का क्वेश्चन नंबर, मई 22 क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। देखिए, श्रुति एक इंडियन सिटीजन है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। एम्प्लॉयमेंट विद एन ओवरसीज कंपनी यूएई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसको हम रीड करेंगे बेटा 25-26। इंडिया में कितने दिन रहती है? 157 दिन, यानी कि 182 से कम। शी इज इन इंडिया फॉर 200 डेज, 100 डेज, 76 डेज, 45 डेज। इन बेटा इनको हम ले लेते हैं, ये है 25-26, तो ये बनेगा 24-25, ये बनेगा 23-24, ये बनेगा 22-23, और ये बनेगा 21-22, और इसको हम रीड करेंगे 25-26। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेना। आगे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम, सबसे पहले तो हमें इसका स्टेटस देखना पड़ेगा, स्टेटस है कितना। आप ये बताइए प्रीवियस ईयर में क्या ये 182 दिन रुकी? नहीं। ठीक है बेटा, देखो सामने स्क्रीन पर 182 डेज तो नहीं है। और आप जानते हैं कोई भी इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाए तो उसके लिए हम ये वाली कंडीशन नहीं देख सकते, मानते हो ना? उसके लिए मात्र एक ही कंडीशन देखी जाएगी, 182 दिन वाली। इसके कितने दिन है बेटा? 157। ये इंडिया में 157 डेज के लिए आई है ना? ये इंडिया में आई है, गई नहीं है इंडिया में। 25-26 में ये इंडिया आई है। तो जब आप सेक्शन नंबर 6(1) पढ़ रहे थे आज, तो इसकी 3 एक्सेप्शन आई थी। शुरुआत की 2 एक्सेप्शन थी कि इंडिया से जाएं आप, और तीसरी एक्सेप्शन थी कि इंडिया में कोई इंडियन सिटीजन आए या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आता है, तो उसके लिए भी आपको 182 दिन वाली कंडीशन देखनी थी। मगर उस एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन थी कि अगर आप प्रीवियस ईयर में 120 दिन और उससे पहले वाले 4 वर्षों में 365 दिन रहे और आपकी इंडियन रिसोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो, तो भी आपकी कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी। तो आप देखो 120 से ऊपर रहती है या नहीं इंडिया में ये, और उससे पहले वाले 4 वर्षों में मिला के आराम से बताइए 365 बन जाएंगे या नहीं। मगर ये रेसिडेंट तब मानी जाएगी अब जब इसकी इंडियन रिसोर्सेज से होने वाली इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो। ये इनकम सैलरी एंड अर्न रिसीव कहाँ पे हुई है? ये 15 लाख में नहीं आएगी। इनकम अर्न एंड रिसीव हाउस प्रॉपर्टी से हुई है कहाँ पर? ये 15 लाख में नहीं आएगी। ये अच्छा, ये जो हम 15 लाख चेक कर रहे हैं ये अलग है, और जो पिछले क्वेश्चन में सितंबर 25 के क्वेश्चन में चेक कर रहे थे 15 लाख, वो अलग है। ये चेक कर रहे हैं हम 6 सबसेक्शन 1 की एक्सेप्शन के अंदर, और वो चेक कर रहे थे हम सेक्शन नंबर 6(1)(a) में। उसमें तो कोई डेज का चक्कर ही नहीं था, जो अभी हम श्वेता वाला क्वेश्चन देख रहे थे। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये आएगा। इनकम हो रहा है रिटेल बिजनेस से, एक्रू एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, मगर कंट्रोल कहां से हो रहा है? ये भी आएगा। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया कितना? आप देख सकते हैं टोटल इनकम कितनी है, 18 लाख। तो इसलिए ये रेसिडेंट है। और जो तो ये लेडी क्या हो गई बेटा? अब हमें चेक करना है कि रेसिडेंट में ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट तो हो गई। ठीक है, तो देखो जरा ये क्या लिखा है। यहां पे आपको जो डाटा दिया हुआ है वो प्रीवियस ईयर 21-22 से दिया हुआ है। तो हमारे प्रीवियस ईयर 25-26 में तो ये लेडी हो गई रेसिडेंट। अब हमें चेक करना है 25-26 से पहले वाले 4 वर्षों, तो पहले 10 वर्षों में ये क्या थी।
उससे पहले देखो ये कितने दिन रही, रेसिडेंट है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये इंडियन सिटीजन है और 4 वर्ष का डाटा दिया हुआ है, तो इससे पहले ये इंडिया में ही रहती होगी 4 वर्ष से पहले। तो ये आराम से 10 साल में 2 बार रेसिडेंट भी बन जाएगी और 7 साल में इसके 730 दिन भी बन जाएंगे। तो ये रेडी क्या हो गई, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। और ROR दुनिया में कहीं भी पैसा कमा ले टैक्स कहाँ देता है? तो इसकी इनकम आप खुद बताइए क्या निकलेगा। क्या करना था, डिटरमाइन करना था क्या, किसका? तो अब देखिए पहले ना हम कैसे आए इस क्वेश्चन में, हमने ट्रेवल कैसे किया है वो ट्रेवलिंग समझ लीजिएगा सेक्शंस में कैसे हो रही है। देखिए जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ था कि आप प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर में 60 और उससे पहले वाले 4 वर्षों में 365 दिन। हमारा असेसी इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा था, हमारा केस कवर हो रहा था एक्सेप्शंस के अंदर। यहां पर हमारा केस कवर हो रहा था बेटा इस जगह पर एक्सेप्शन में। ये 3 स्पेशल केस हैं और उसमें भी फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, कहां पर, थर्ड में। हम इंडियन सिटीजन थे, इंडिया आ रहे थे प्रीवियस ईयर में। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो और आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो तो आप रेसिडेंट माने जाओगे। अगर आप इंडिया में 120 दिन प्रीवियस ईयर में और उससे पहले वाले 4 वर्षों में 365 दिन। तो प्रीवियस ईयर में वो 157 दिन रहती थी और उससे 4 वर्ष पहले 365 से ऊपर बन रहे थे उसके, तो इसलिए वो रेसिडेंट हो गई। जो व्यक्ति इस सेक्शन में रेसिडेंट होता है उसके लिए दोनों एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। और जो हमने ये पढ़ रहे थे बेटा, देखो ये जो हम पढ़ रहे थे इसमें कोई बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी, कोई एडिशनल कंडीशन चेक नहीं, डायरेक्टली आप क्या बन जाओगे। तो जो सितंबर 2025 वाला क्वेश्चन है वो इस सेक्शन का है और जो मैं मई 2022 वाला क्वेश्चन बता रहा हूं वो इस जगह पे कवर है, इस जगह पर, इस जगह पर। ये समझना बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए कि कौन सी चीज कहां से कवर हो रही है। इसीलिए बेटा आप पूरा पूरा लॉ पढ़ लेते हैं, आपको एप्लीकेशन ही नहीं पता चलती। और रेसिडेंशियल स्टेटस जैसे चैप्टर को तो आप समझते हो कि हम ऐसे ही कर देंगे। देखो बेटा अगर हो जाए आपसे क्वेश्चन, ये तुक्केबाजी करोगे आप अगर नहीं समझोगे इसको। तो आप बताइए जो अभी हम श्रुति वाला क्वेश्चन कर रहे हैं मई 2022 वाला, वो इस जगह पर रेसिडेंट बन रही है। अब वापिस चलता हूं बेटा मैं, तो रेसिडेंट है, अब ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी। मैंने मान लिया इन 4 वर्ष से पहले वो इंडिया में रहती थी हमेशा, इसलिए ऑर्डिनरी भी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? और ऑर्डिनरी रेसिडेंट दुनिया में कहीं भी पैसा कमा ले टैक्स कहां देगा? अब इसके 2 जवाब हो सकते हैं। या तो मैं इसको कहूंगा कि 4 वर्ष पहले इंडिया में ही रहती थी तो ROR बनेगी, और नहीं रहती होगी तो क्या बनेगी? अगर ROR बनेगी तो इस पे भी टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, इस पर भी टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, इस पे तो देना ही है। और RNOR बनेगी तो इस पे नहीं देना है मगर इन पे देना है। बोलो बेटा बात समझ में आ गई या नहीं? यानी कि ROR के केस में इसकी इनकम होगी 18 लाख रुपए, RNOR के केस में इनकम होगी 18 लाख रुपए की, ये और ये। और ROR के केस में होगी 18, 2 और 5, 25 लाख की। अब एक रह गई LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसकी डिडक्शन 80C में मिलती है। अगर ये डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स देगी तो यही इनकम है, और ऑप्शनल स्कीम से देगी तो 25 लाख में से 1.5 लाख और 18 लाख में से 1.5 लाख और माइनस कर लेना, ये इनकम है इसकी। कुछ पूरा मीनिंग चेंज हो गया है बेटा, ठीक है। अभी हम और क्वेश्चंस भी देखते हैं बेटा। हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं नवंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट। आ जाइए। मिस्टर सार्थक एन इंडिविजुअल और सिटीजन भी हैं और ये अब्रॉड में रहते हैं, दुबई में, ठीक है, ये दुबई में रहते हैं जी। और देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। और कब से रह रहे हैं जी? 2005 से। कभी इंडिया नहीं आए फॉर सिंगल डे। आप इसमें 2005 में 2010 कर लेना, यहाँ पे 25-26 कर लेना, कोई इश्यू थोड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पिछले 15-16 साल से इंडिया में नहीं आए। आगे क्या कहते हैं? अब जब इंडिया में आया ही नहीं तो आप चेक कर सकते हो 182 दिन इंडिया में रहा है या नहीं। आप चेक कर सकते हो 60 + 365 दिन इंडिया में रहा है या नहीं, 120 + 365 दिन। इसका मतलब ये हो गया कि इस व्यक्ति पर 61 नहीं लगेगा। ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा सितंबर 2025 में श्वेता वाला क्वेश्चन है।
यहां अब आपको चेक करना होगा 61A, क्योंकि 1 नहीं लगेगा। और 1A में क्या लिखा हुआ है कि दूसरे देश इंडिया, सबसे पहले लिखा है इंडियन सिटीजन हो, 61 ना लगता हो, दूसरे देश में टैक्स ना देता हो, है ना, और उसकी इंडियन रिसोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, तो वो क्या माना जाएगा? आओ चेक करते हैं। इनकम एक्रू और अराइज इन नॉट टैक्सेबल इन, अगर ये लिख देता टैक्सेबल तो 1A खत्म, फिर 1A नहीं लग सकता था। 1A तभी लगेगा जब दूसरे देश में वो इनकम उसकी टैक्सेबल ना हो। दूसरे देश में इनकम टैक्सेबल ना हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडियन रिसोर्सेज से 15 लाख से ज्यादा इनकम हो और 61 ना लगता हो, तब। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया कितनी है? ये तो नहीं कंसीडर करेंगे, करेंगे। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया कितनी है? इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम ए प्रोफेशन जिसका सेटअप कहां पर है? इन तीनों को जोड़ के देखिए 15 लाख से ज्यादा है या नहीं है ना 15 लाख से ज्यादा। तो ये कौन हुआ व्यक्ति? इस सेक्शन के अकॉर्डिंग RNOR, है ना। और जो व्यक्ति RNOR होता है ना, वो 4 चीजों पे तो पक्का इंडिया में टैक्स देता है। इनकम रिसीव इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। पांचवी इनकम पर दे भी सकता है और नहीं भी। पांचवी इनकम किससे होनी चाहिए? बिजनेस और प्रोफेशन से, जिसका कंट्रोल या सेटअप कहां से हो। अब बताओ, क्या ये RNOR कभी भी इस इनकम पर इंडिया में टैक्स देगा क्या? नहीं। हाँ, अगर ये ROR होता तो देना पड़ता। तो इसकी इनकम कितनी आने वाली है? 23 लाख। ये है क्वेश्चन। पता नहीं आपको बात समझ में आई या नहीं। पहला केस देखो, डिटरमाइन क्या करना है। एंड टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एज्यूमिंग नो अदर इनकम अराइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम कहेंगे सेक्शन नंबर 61A इज एप्लीकेबल सिंस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, हु हैव इनकम फ्रॉम फॉरेन, ही सॉरी, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया and income from Indian resources greater than 15 lakh, therefore he is a deemed resident, या he would be a deemed resident under section 6 1A since section 6 subsection 1 is not applicable on him। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस तो इसका क्या हो गया बेटा? RNOR। और इसकी जो टैक्सेबल इनकम इन्होंने पूछी है वो कितनी आई? इसको जब दिखाना तो टेबल बनाना, टेबल में चारों इनकम दिखाना, पहली इनकम में लिख देना नील और रीजन लिख देना RNOR is not assessable to tax on the income which accrued or arises and received outside India unless otherwise it is from business or profession controlled from India, जब तक कि वो इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से ना हो। कह रहे हैं कि आपका आंसर क्या डिफरेंट होगा? अगर इनकम जो अराइज हुई है दुबई में फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया 2 लाख रुपए हो, ये 2 लाख रुपए हो, तो कह रहा है आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा बेटा। ये 2, ये 8, ये 10 और ये 15, फिर क्या हो जाएगा? क्या ये फिर भी RNOR होगा क्या? नहीं, फिर ये क्या होगा? NRI। क्या होगा? और NRI इस इनकम पर टैक्स देगा क्या इंडिया में? इस इनकम पर देगा क्या? देगा। इस इनकम पर देगा क्या टैक्स? इस इनकम पर NRI किसी भी विदेशी इनकम पर टैक्स नहीं देता। ये पता है, 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, श्वेता वाला और श्रुति वाला। ठीक है, 13 लाख रुपए पे टैक्स देगा ये। तो पहला आंसर ये था। सेकंड आंसर है कि ये NRI है और इसे कितने लाख पर टैक्स देना है। और तीसरा कह रहा है क्या आंसर आपका डिफरेंट होगा? अगर सार्थक कहाँ बॉर्न हुआ है और इसके पेरेंट्स कहाँ बॉर्न हुए हैं, तो ये कैसा पर्सन हुआ? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर 61A नहीं लगता, मैंने नोट में लिखवाया हुआ है। 61A तभी लगता है जब आप क्या हो? सिटीजन ऑफ इंडिया, बॉर्न वहां हुए तो वहीं की नागरिकता मिल गई होगी आपको, ये इसीलिए कह रहा है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर 61A नहीं लगता। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले केस में ये क्या है? RNOR, कौन से सेक्शन में? 61A में। और टोटल इनकम कितनी आई थी? 23 लाख। दूसरे केस में क्या था? ये NRI अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन नहीं 61 नहीं है, NRI का सेक्शन 61 नहीं होता।
ठीक है, मेरे ख्याल से 65 होना चाहिए, वो सेक्शन मैंने लिखवाता नहीं हूँ किसी को। टोटल इनकम आएगी इसकी 13 लाख, और तीसरे केस में एनआरआई होगा ये, क्योंकि ये क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर कभी भी 61A कभी भी नहीं लगता पर्सन, तो ये एनआरआई निकलेगा, और एनआरआई की टोटल इनकम कितनी आएगी, 13 लाख, ये आंसर है। और ढूंढिए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं क्लैरिटी आ रही होगी आप लोगों को। ये क्वेश्चन, ये अभी जो हमने किया है कौन से ईयर का था, नवंबर 22 का। एक मई 23 का क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, मई 23 का। बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ये जयचंद वाला, मिस्टर जयचंद, ये एक इंडियन सिटीजन है, इन्होंने इंडिया छोड़ दिया, किस पर्पस के लिए, इनके ऊपर 61 लगेगा, 61 की एक्सेप्शन लगेगी। अब ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, जैसे इस समय टाइम है 1 घंटा 16 मिनट 20 सेकंड, तो कोई बच्चा डाल देगा कि मई 23 का क्वेश्चन नंबर 2A 1 घंटा 16 मिनट 23 सेकंड पर है। इससे क्या करेगा बच्चा, क्लिक करेगा और वो देख लेगा। और ये कौन सी डेट को गए, कंट्री एक्स में गए 5 जून 2014 को। ही रेगुलरली विजिटेड इंडिया, इंडिया आता जाता रहता है और यहाँ 60 डेज हर वर्ष रहता है तब से। तो हाउएवर इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिसको हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 25, ये इंडिया आया ही नहीं। अब जब इंडिया आया ही नहीं, तो अभी तो हम कह रहे थे 61 की एक्सेप्शन है, अब 61 तभी लगेगा जब इंडिया आया गया हो, कुछ डेज इंडिया में रहता हो। जब इंडिया आया ही नहीं तो 61 लगेगा ही नहीं। ही ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग इन, जिसने किराए पर दी है। ही ऑल्सो सेट अप अ रिटेल स्टोर इन इंडिया विच इज कंट्रोल फ्रॉम हिज ब्रदर फ्रॉम, ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू यू फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। तो एक बात तो तय हो गई कि ये इंडिया में नहीं है। अब या तो ये एनआरआई होगा या फिर 61A में RNOR होगा। 1A तभी लगेगा जब इसकी इनकम इंडियन रिसोर्सेज से कितने से ज्यादा हो जाए। पर आसान है बहुत, है ना। आपने जब पहला क्वेश्चन किया तो यही चीज डिफिकल्ट लग रही थी, जब आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यही चीज आपके लिए क्या बन गई है, इजी। तो सारी चीज इसी पर है, आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग से जो इनकम हुई है वो कितने की है, इसकी इनकम मानी जाएगी इंडियन रिसोर्स से है। इनकम फ्रॉम रिटेल स्टोर कितनी है बेटा, कंट्री एक्स में इसकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। बताइए इसका रेसिडेंशियल स्टेटस, कितनी इनकम है इसकी, RNOR है। हाँ तो कोई बात नहीं है, तो इसी का लिखा हुआ है, इसका भाई संभालता है बस उसे। He has also set up a retail store in India which is controlled by his brother, है तो इसी का, ठीक है। बोलो बेटा। और कह रहे हैं क्या अगर इसका आंसर चेंज हो जाएगा, अगर ये सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स है, हाँ फिर ये एनआरआई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अभी RNOR है, फिर एनआरआई हो जाएगा। फिर क्या होगा सर, एनआरआई को भी उस इनकम पर तो इंडिया में टैक्स देना ही पड़ता है जो इंडिया में हो, तब भी इनकम तो 16.5 लाख ही आएगी। कौन से ईयर की क्वेश्चन है ये, मई 23 का, मई 23 का। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 2 का ही। तो पहले केस में RNOR है और टोटल इनकम कितनी है बेटा, 16,50,000। और सेकंड केस में ये NRI है और टोटल इनकम तब भी कितनी है, बताओ। ए में क्या पार्ट है बेटा, अच्छा ये कह रहे हैं, ये एक और इसका क्वेश्चन है 4 नंबर का पूछा गया है, मिस्टर प्रशांत वाला। इसकी एज 35 साल है, ये एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, सेटल्ड है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में आता है 125 दिन के लिए। याद रखना, जो भारतीय नागरिक ना हो और भारतीय मूल का निवासी भी ना हो, सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो और ना ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, बेटा याद कर लीजिएगा,
वो कभी भी 6 सबसेक्शन 1 की एक्सेप्शन में नहीं आएगा, नहीं आएगा कभी भी, और ना ही इसके ऊपर कभी भी ये सेक्शन लग सकता है, क्योंकि इन दोनों के लिए इंडियन सिटीजन का होना जरूरी है। इसके लिए तो बस एक ही होना जरूरी है, इंडियन सिटीजन, और ये जो 6(1) की एक्सेप्शन है 3, वो इंडियन सिटीजन पर है, और एक केस में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर भी है जब वो इंडिया आता है। और ये कह रहा है ये कौन सा सिटीजन है, अभी हमें देखना पड़ेगा ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं, इसके मम्मी का पापा कहाँ पैदा हुए थे वो देख लेंगे हम। ये हर वर्ष इंडिया में कितने दिन आता है? सबसे पहली बात, इसके लिए 60 + 365 वाली कंडीशन देखी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि 182 दिन वाली कंडीशन, ये अगर इंडिया आएगा तो इसके लिए 60 + 365 वाली कंडीशन भी देखी जा सकती है। इसने इंडिया में विजिट किया 200 दिन के लिए, प्रीवियस ईयर 25-26 कर लेते हैं, बताओ 182 से ऊपर है तो रेसिडेंट तो बन गया, और हर वर्ष 125 दिन आता है, तो 7 साल में 730 भी बन जाएगा, और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट भी बन जाएगा ये आराम से, ठीक है। तो ये ROR है, ये तो तय हो गया। अब यहां ये कहता है कि हुआ इसका पर्पस ऑफ हिज विजिट है अपनी फैमिली मेंबर से मिलने, और हु आर सेटल्ड इन इंडिया, और ऑल्सो मैनेज करने के लिए इसका बिजनेस जो श्रीलंका में, जबकि उसका ऑफिस कहाँ से चलाया जाता है, यानी कि बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और कंट्रोल कहाँ से होता है? सबसे पहले इसकी इनकम है बिजनेस में ऑस्ट्रेलिया से, कंट्रोल कहाँ से होती है? ऑस्ट्रेलिया से। क्योंकि ये ROR है तो ये इंडिया में टैक्स देगा इसके ऊपर। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ROR है, इस 16 लाख पर टैक्स इंडिया में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ शेयर इंडियन कंपनी रिसीव्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया, कोई बात नहीं, कंपनी कौन सी है, और आपने पढ़ा है कि कोई इंडियन रिसोर्स हो तो उसको इनकम डीम टू एक्रू और राइज माना जाता है, इसलिए इस पर भी इसको इंडिया में टैक्स देना। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, कहां पर है एग्रीकल्चर लैंड? कोई बात नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं है इनकम, ये इंडिया में टैक्सेबल है, बस इन सबको जोड़ देंगे, इसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस इसका होगा ROR। क्यों होगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर में 182 दिन, उससे पहले वाले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट, 7 साल में 730 दिन से ऊपर, तो रेसिडेंट बन गया। और रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट दुनिया में कहीं भी पैसा कमा ले, टैक्स कहाँ देगा? इंडिया में। बताइए अगर समझ में आ गई ये बात, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। इसके अलावा बेटा आप ICI मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर देखिए, और मेरी कुछ क्लासेस यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी रेसिडेंशियल स्टेटस के नाम से। मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूं मैं कौन सी क्लासेस की बात कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं वो क्लासेस भी देखने को। अगर किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस वीक है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वो बेटा ऐसे मिल जाएगा आपको, जिस चैनल पे ये देख रहे हैं ना आप, उसी पे मिल जाएगा, CA पाठशाला क्लासेस का यूट्यूब चैनल मिल जाएगा आपको। किसी और का खुल गया, ये CA पाठशाला क्लासेस है, इसमें आप जाइएगा प्लेलिस्ट में। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसमें एक पुरानी प्लेलिस्ट है हमारी इनकम टैक्स की, ये है आई थिंक इनकम टैक्स 2024 वाली प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसमें कहीं ना कहीं आपको ये रहे रेसिडेंशियल स्टेटस और हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन। ये 2 घंटा 29 मिनट की एक क्लास है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर रेसिडेंशियल स्टेटस के मॉड्यूल के मिल जाएंगे, उनमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। बाकी मैंने अभी आपको समझा दिया अच्छे से क्या रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, और देखिए हमने रिवीजन कराया है, अब बाकी आपकी ऊपर आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। बेटा इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। किसी को नोट्स चाहिए तो बेटा वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे, ये नंबर है 9718210492। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल ना करें, मैसेज करें, अपना नाम और जहां पर आप रहते हैं उस शहर का नाम, बस 2 नाम आप लिख के भेज दें,
हम आपको नीचे लिख दें कि आपको नोट्स चाहिए या ग्रुप में ज्वाइन होना है। ग्रुप में ज्वाइन हुआ करें तो ग्रुप को लीव मत किया करें, ठीक है। और अगर नहीं होना ज्वाइन तो मत होइए, आप कह दीजिए बस हमें नोट्स दे दीजिए, हमें कोई इच्छा नहीं है कि आपको हम ग्रुप में ऐड करें, ठीक है। और कोई और बात है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।